हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। दोस्तों, ये 1 ईयर डिप्लोमा इन अमीन लैंड सर्वेयर सेशन 2026-27 का पहला लेक्चर है और इस पहला लेक्चर में हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है अमीन किसे कहते हैं, दूसरा है सिलेबस और तीसरा है स्ट्रेटेजी। अगर आपको एक निपुण अमीन बनना है, एक कुशल अमीन बनना है, तो भाई आपको इन तीनों बिंदुओं के ऊपर एकदम कमांड होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए। इसमें पहला क्या है भाई, अमीन किसे कहते हैं। भाई अब जो अमीन बनने के लिए जा रहे हैं, भूमापक बनने के लिए जा रहे हैं, वो है क्या, इसमें क्या हमको फायदा मिलेगा, एक अमीन क्या काम करता है, ये सब ओवरव्यू पूरा पता होना चाहिए। हालांकि सबको लगभग पता ही होगा, लेकिन फिर भी क्लियरिटी इसमें होना जरूरी है। फिर क्या है सिलेबस। आप ये कोर्स कर रहे हैं भाई, सिलेबस में क्या क्या चीजें हमें क्या क्या पढ़नी है। अगर सिलेबस आपको पता नहीं है, आप कोर्स कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, मजा नहीं आएगा भाई, मजा एकदम नहीं आएगा। आपका लक्ष्य पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या हासिल करना है, किसके बाद क्या पढ़ना है। और जब तक वो एकदम क्लियर नहीं रहेगा, तब तक भाई आपका जो मेहनत है, जहां पर करना चाहिए 10 दिन, वहां पर 20 दिन आपका लगेगा। ओके, तो सिलेबस पर क्लियरिटी एकदम होना चाहिए। और तीसरा है स्ट्रेटेजी, कि भाई उस सिलेबस को कंप्लीट करने में जो मेरा लक्ष्य है एक अमीन बनने का, उस लक्ष्य को हासिल करने में मेरा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए शुरू से ही, ताकि हम एक निपुण अमीन बन पाए, एक कुशल अमीन बन पाए। ये शुरू से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये सारी चीजें जो हैं पहला ही क्लास में क्लियर कर देता हूं। ओके, चलिए, तो यहां पर पहला सवाल क्या है, अमीन किसे कहते हैं। यहां पर एक शब्द है अमीन। अमीन से तो भाई आप परिचित है ही। अमीन जो जमीन का नापी करता है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें गहराई की ओर चलते हैं। अमीन अगर देखा जाए दोस्तों, यह एक अरबी शब्द है। क्या है, यह एक अरबी शब्द है। क्लियर। अमीन का अगर हिंदी में मतलब देखा जाए तो होता है ईमानदार व्यक्ति। क्या होता है, ईमानदार व्यक्ति, ऑनेस्ट मैन। ओके, किसमें, तो हिंदी में, हिंदी में अर्थ, ठीक है। ओके, अगर इसी चीज को हम उर्दू में देखें तो इसी चीज को कहा जाता है अमानत। अमानत का काम यानी अमीन का काम, ठीक है, किसमें, उर्दू में। क्लियर। अगर अंग्रेजी में देखा जाए, इसी चीज को कहा जाता है लैंड सर्वेयर। किसमें, अंग्रेजी में। लैंड सर्वेयर थोड़ा सा प्रोफेशनलिटी की ओर जो है निर्देशित करता है, क्योंकि इसमें और भी चीजें आती है, ठीक है। खैर, यहां पर आते हैं अमीन के ऊपर। अमीन क्या है, एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी में अगर आपको मतलब देखा जाए तो भाई ईमानदार व्यक्ति होता है। मतलब अगर आप एक अमीन बनने के लिए जा रहे हैं तो पहली बात कि भाई आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। अगर आपको कोई अमीन साहब कह रहा है, इसका मतलब हुआ कि आपको वो ईमानदार साहब कह रहा है। अब बताइए, इतना आपको इज्जत मिल रहा है ईमानदारी के ऊपर, तो भाई आपको ईमानदार रहना भी चाहिए। और अगर ऐसा लग रहा है कि भाई हम ईमानदार ना रह करके हम बेईमानी तरीका से ही काम करेंगे, तो भाई ये काम ही ऐसा है ना कि अगर आप ईमानदार रह करके नहीं करेंगे तो कल हो करके पकड़े जाएंगे, ये फिक्स है। अब बोलेगा क्यों सर, ईमानदार नहीं रहेंगे कैसे पकड़े जाएंगे, है ना, हम ऐसा बेईमानी करेंगे पता ही नहीं चलेगा। हाँ, माइनर सा अगर बेईमानी है तो पता नहीं चलेगा, लेकिन भाई बेईमानी है जिससे भाई लोगों को नुकसान हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, तो पकड़े जाएंगे। क्योंकि भाई आप जिस जमीन को नाप रहे, जिस दस्तावेज से, जिस नक्शा से, आप ग्राउंड पर तो चीजों को हेर फेर कर देंगे, लेकिन वो नक्शा में, उस दस्तावेज में तो हेर फेर नहीं कर पाएंगे। कल होकर के वही दूसरा अमीन वहां पर नापी करेगा, तब तो फिर क्लियर होना ही है। तो भाई आप ग्राउंड पर कितनों हेर फेर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आपकी ईमानदारी पर फिर जो है सवाल उठेगा निश्चित रूप से। ओके, तो ये सब समझना है। तो ईमानदार व्यक्ति, अमानत भी बोलते हैं इसको, ठीक है, उर्दू में। और लैंड सर्वेयर, ये भी जो है जमीन नापने का कार्य करता है, लेकिन लैंड सर्वेयर में क्या है कि और भी तरह के जो सर्वे होते हैं, टोपोग्राफिक सर्वे हो गया या फिर कंटूरी वगैरह हो गया, ठीक है, लेबलिंग वगैरह, ये बहुत सारी चीजें इसमें आती है। लेकिन ये लैंड सर्वेयर जो है एक अमीन का भी काम कर सकता है। क्लियर। लैंड सर्वेयर थोड़ा सा यहां हो गया, और वही जो है आप करने वाले हैं।
क्योंकि भाई आपको इस कोर्स में जो है प्लेन सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, आपका टोटल स्टेशन भी हो गया, ये सब सिखाया जाएगा, ठीक है। तो क्लियर तो होना ही है। चेन सर्वे तो खैर बारीकी से बताया ही जाएगा। चलिए खैर, अमीन को दोस्तों हम लोग भूमापक भी कहते हैं। अगर हिंदी में अगर इसको हम एक शब्द बनाए ना तो इसको कहा जाएगा भूमापक। भूमापक, देखिए एक ही चीज को देखिए भाई कितना तरीका जाना जा रहा है। भू मतलब भूमि यानी जमीन, और मापक मतलब मापी करने वाला, नापने वाला, ठीक है। वही यहीं पर है, लैंड, लैंड मतलब जमीन, और सर्वे मतलब सर्वे करने वाला, सर्वेक्षण करता, क्लियर, मापने वाला, मापी करता। ओके, तो ये सारी चीजें हो गया। तो ये हो गया अमीन। उसका शाब्दिक अर्थ आप जान लें कि भाई ईमानदार आपको बनना पड़ेगा। अमीन का अपना भी दायित्व होता है। दायित्व क्या होता है कि अगर आप फील्ड पर काम करने जा रहे हैं, पहली बात तो भाई ईमानदारी से करना है। आपको उत्तेजित नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर के, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। आपके पास भाई अगर किसी भी चीज में लग रहा है कि यहां पर कमी है, हम नहीं जान पा रहे हैं, तो उसमें समय देना है, धैर्य रखना है। एक अमीन को दूरदर्शी होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 हो रहा है तो भाई इसे लेकर के आगे में क्या परेशानी हो सकती है, तो दूरदर्शी भी होना जरूरी है। आगे किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो उसके लिए अभी हम क्या कर दें कि वो प्रॉब्लम ही ना रहे, ठीक है। तो अमीन को दूरदर्शी भी होना चाहिए। ईमानदार तो है ही, ठीक है, आपको धैर्य से काम करना पड़ेगा, दूरदर्शी होना पड़ेगा, क्लियर। थोड़ा समय मतलब वही धैर्य मतलब समय देना पड़ेगा। नहीं जान रहे हैं तो भाई एक्स्ट्रा समय ले लीजिए, लेकिन काम आपको सही से करके देना है। जो यहाँ से बुक आपको पोस्ट किया गया है, अगर आप कोर्स में जुड़े हुए हैं तो भाई अमीन वाला जो बुक है उसमें बारीकी के साथ सब कुछ लिखा गया है। वहाँ से जो है आप चीज़ों को पढ़ करके समझ सकते हैं। जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वही चीज़ आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। या जरूरी नहीं उस चीज़ को लिखना, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं यहाँ पर लिखूंगा जो आपको काम दे। ओके, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर अमीन अगर देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, ठीक है। पावर के आधार पर देखें तो एक हो गया आपका सरकारी अमीन और एक क्या हो गया, प्राइवेट अमीन हो गया, ठीक है। अमीन जो है दो तरह के हो जाएंगे, ठीक है। अमीन जो है यहाँ पर दो तरह के हो जाएंगे। एक हो जाएंगे यहाँ पर सरकारी अमीन और एक हो जाएगा प्राइवेट अमीन। अब देखिए एक अंचल में 2-3 सरकारी अमीन हो सकते हैं, अंचल अमीन हो सकते हैं, या एक ही कई जगह पर रहते हैं, क्लियर। तो क्या है कि भाई एक जो आपका क्या बोलते हैं अंचल है उसमें 18 पंचायत, 20 पंचायत, 25 पंचायत के आसपास होते हैं। उसमें भी हर पंचायत में 4-5 गांव है, 3 गांव है, ओके। तो बहुत बड़ा है, बड़ा एरिया है। अब उसमें भाई 2-3 अंचल अमीन ही काम कर रहे हैं, बाकी बात और बहुत सारे अमीन है। अब 2-3 अमीन से काम थोड़ी ना होता है, तो वो अमीन है भाई प्राइवेट अमीन। प्राइवेट अमीन हर गांव में आपको लगभग एक अमीन मिल जाएगा और यही सारा हैंडल कर रहे हैं। सरकारी अमीन केवल नाम का है। अगर कोर्ट में जो है केस होता है, वहां से अगर किसी तरह का रिपोर्ट वगैरह मांगा जाए तो वहां पर भाई सरकारी अमीन का रिपोर्ट मान्य होता है, तो बात करता है। बाकी बात अगर प्राइवेट अमीन नापी कर रहा है लेकिन वहां पर विवाद है, बहुत ही खतरनाक है, फिर सरकारी अमीन को उस जगह पर बुलाया जाता है। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है 95 से लेकर के 98% मामला को सॉर्ट आउट अगर कोई करता है तो वो करता है प्राइवेट अमीन, क्लियर, सिंपल सी बात है। और सरकारी अमीन भी करता है, लेकिन भाई ये प्राइवेट अमीन का भी जो है हेल्प लेता है। अब ये सरकारी अमीन आप बनेंगे कैसे, ठीक है। सरकारी अमीन का यहाँ पर तात्पर्य हम ये ले रहा हूँ कि भाई अंचल अमीन, क्लियर। एक होता है कि भाई गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है और उसके तहत भाई एग्जाम में अगर पास होकर के जाते हैं, वो एक अलग चीज़ हुआ। एक हुआ कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है मानदेय पर रखा जाता है अंचल में, आपको एक अमीन के रूप में 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर या फिर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है, फिर उसको एक्सटेंड किया जाता है, वो एक अलग प्रक्रिया है, ठीक है। तो उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो वो अगर आपको बनना है तो भाई यहाँ पर जो आप ट्रेनिंग करेंगे, आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, आप अंचल में एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो हो सकता है कि भाई आप अंचल अमीन के रूप में नियुक्त हो जाएं, जिसे सरकारी अमीन भी कह दिया करते हैं लोग, ओके। चलिए, तो ये चीज़ है। लेकिन भाई चांसेस तो ये पक्का है। अब भाई सरकारी अमीन कितने लोग बनेंगे, अगर मेरे पास अगर मान के चलिए अगर 500 लोग जुड़े हुए हैं तो उसमें कितने लोग बनेंगे, हद से हद 5 लोग बनेंगे, ठीक है। यानी कि 99% तो भाई
99% चांस है कि आप एक प्राइवेट अमीन ही रहेंगे। 1% बिलो 1%, 1% तो बहुत ज्यादा हम बोल दिए, उससे भी कम चांस है कि भाई आप एक सरकारी अमीन बनेंगे। बाकी बात तो आपको प्राइवेट में ही काम करना है। अगर यहां पर चांसेस 99% जा रहा है कि आप एक प्राइवेट अमीन बनने वाले हैं, तो यहां पर अब प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन फेस करना पड़ता है। आप कितना माहिर है, आप काम कितना अच्छा से करते हैं, उस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। इसीलिए प्राइवेट अमीन, अब देखिए पैसा, देखिए सरकारी अमीन से भी प्राइवेट अमीन ऐसे ऐसे है बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, नो डाउट। और उसका सबसे बड़ा कारण है काम में सटीकता, काम में कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो वो सब अगर आपको लाना है, सटीकता लाना है, कॉन्फिडेंस अगर आपका रहे कि हाँ भाई जो नाप के दिए हैं कोई इधर से उधर 2 इंच भी नहीं कर सकता है, ये अगर आपके अंदर में गुण लाना है तो उसके लिए भाई आपको मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा, नॉलेज ही आपको जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है। एकदम सिंपल सी फंडा है। तो ये चीज है, आप एक भी समझ गए, सरकारी अमीन, प्राइवेट अमीन, क्लियर। अब दोस्तों एक अमीन आखिरकार काम क्या करता है, एक अमीन जो है काम क्या करता है, देखा जाए ना दोस्तों, अमीन जो है ना 2 ही काम करता है मुख्य रूप से। अमीन जो है ना 2 ही काम करता है, ठीक है। ये हम जो है ना पावर के आधार पर जो है मैंने कैटेगराइज किया है, क्लियर। और यहां पर अमीन को जो है यहां पर हम वर्क के अकॉर्डिंग यहां पर हम कैटेगराइज करेंगे। भाई अमीन का काम क्या होगा, क्लियर। तो भाई एक काम होगा नक्शा बनाना, दूसरा काम होगा नक्शा के अनुसार सीमांकन करना। दो ही काम होता है सर्वे में। एक होता है कि भाई आप नक्शा बनावें, और नक्शा बनेगा तो कोई खास पैमाना पर बनेगा, स्केल पर बनेगा, ठीक है। क्या पर बनेगा, खास पैमाना मान करके बनाया जाएगा। नक्शा में 2 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एक होता है आपका दिशा और दूसरा होता है पैमाना। 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको ध्यान में रख करके एक अमीन क्या करता है, नक्शा बनाता है। जैसे आपके पास जमीन का जो नक्शा है वो बनाया गया है ना भाई, तो एक अमीन के माध्यम से वो एग्जीक्यूट होता है। हालांकि और भी इसके आगे पीछे लोग होते हैं, ठीक है, तो वो भी सहायता करते हैं, लेकिन वो अमीन का ही उसमें मेन रोल होता है नक्शा बनाने का, वो भी किसी खास पैमाना पर, डायरेक्शन को ध्यान रखते हुए, क्लियर। फिर जब नक्शा बन जाता है, जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार, कभी अगर विवाद हुआ कोई मेढ़ को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के, या फिर एक बाढ़ आया, सारा मेढ़ जो है टूट गया, सब खत्म हो गया, अब सर्वे हुआ है, नक्शा तो तैयार है मेरे पास, लेकिन वो ग्राउंड पर मेढ़ दिख ही नहीं रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, सीमांकन करना पड़ेगा। तो सीमांकन किसके आधार पर होगा, तो नक्शा के अनुसार होगा। जो नक्शा बना है उस नक्शा के अनुसार क्या किया जाएगा, सीमांकन किया जाएगा। तो मुख्य रूप से अमीन के 2 ही काम है भाई, एक है नक्शा बनाना, यानी ग्राउंड का जो है भाई खेत है या फिर तालाब है या रास्ता है या जो कुछ भी है, नहर है, ठीक है, उसका एक नक्शा बनाना खास पैमाना पर। और जब नक्शा बन जाता है और भविष्य में किसी तरह का विवाद होता है तो नक्शा के अनुसार सीमांकन करना, बस 2 ही चीज है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। अब नक्शा बनेगा तो कैसे बनेगा, अब यहां पर फिर निकालना क्लू शुरू हो गया, ठीक है। तो नक्शा भाई चेन सर्वे के माध्यम से भी बनेगा, प्लेन टेबल सर्वे के माध्यम से बनेगा, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे के माध्यम से बनेगा, टोटल स्टेशन भी बनेगा, डीजीपीएस से भी बनेगा, एरियल सर्वे से भी बनेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास नक्शा बनाने का। फिर वही बात आता है नक्शा के अनुसार सीमांकन। अब सीमांकन कैसे किया जाएगा, तो सीमांकन चेन फीता से भी होता है, टोटल स्टेशन से भी होता है, डीजीपीएस से भी होता है, प्लेन टेबल से भी होता है, प्रिज्मेटिक कंपास से भी होता है, थियोडोलाइट से भी होता है। तो भाई यहां पर इंस्ट्रूमेंट के अगर आधार पर देखें तो भाई नक्शा भी हम बहुत तरह से बना सकते हैं, एक अमीन बहुत तरह से बना सकता है। और सीमांकन की भी अगर बात आएगी तो भाई सीमांकन भी बहुत तरह से किया जा सकता है। लेकिन इस कोर्स में आपको जो है मुख्य रूप से किस से जो है नक्शा बनाने के लिए सिखाया जाएगा। जैसे आपका हो गया चेन सर्वे के माध्यम से, फिर क्या हो गया आपका प्लेन टेबल के माध्यम से, फिर क्या हो गया आपका प्रिज्मेटिक कंपास, ओके। फिर क्या हो गया टोटल स्टेशन, क्लियर। तो ये सारे आपको जो है सिखाए जाएंगे कि भाई चेन सर्वे से कैसे नक्शा बनेगा,
फील्ड बुक के माध्यम से, ठीक है, प्लेन टेबल हो गया, प्रिज्मेटिक कंपास हो गया, टोटल स्टेशन हो गया। तो ये सब के माध्यम से जो है आपको नक्शा बनाने के लिए सिखाया जाएगा। तब निश्चित रहिए, बस केवल थ्योरी का आपको सही ढंग से कंप्लीट करना है। फिर क्या है कि भाई जिससे हम नक्शा तैयार किए हैं अब उससे हम सीमांकन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीमांकन भी जो है ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसके माध्यम से करने के लिए आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें होती है। दो ही काम मुख्य रूप से होता है, नक्शा बनाना और नक्शा के अनुसार सीमांकन करना। इतना तो खैर आप समझ गए होंगे। ओके, आज देखिए इंट्रोडक्शन है कुल मिलाकर के, ठीक है। पूरा अब कैसे नक्शा बनेगा, उसमें क्या प्रक्रिया होती है, वो सब बाद में पढ़ाएंगे। अभी केवल हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि है क्या ये अमीन आखिरकार। चलिए, तो इतना दूर तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। देखिए, आप 1 ईयर डिप्लोमा इन अमीन लैंड सर्वेयर कोर्स में जुड़े हुए हैं। अब इसके अंदर भाई सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर सिलेबस में देखा जाए तो पहला जो विषय है आपका, ठीक है, विषय यहां पर लिखा दे रहा हूं, जो एग्जाम में भी जो है सो इसी पर आएगा, ठीक है। पहला नंबर में आपका किश्तवार। किश्तवार, किश्तवार ये 100 नंबर का रहेगा, 100 नंबर का, ठीक है। अभी किश्तवार होता क्या है, तो किश्तवार एक्चुअली सर्वे का पहला चरण होता है। मान के चलिए कोई ये मौजा है, ये ग्राउंड हम ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक ग्राउंड है और इसमें जो है बहुत सारे खेत है, कहीं पर तालाब है तो कहीं पर कुआं है, ठीक है, बहुत कुछ है, ठीक है। कहीं पर जो है तालाब है, कहीं पर कुआं है, ठीक है, कहीं पर कोई मेड़ है और कुछ भी। ये क्या है, ग्राउंड है। अब इसी का क्या करना है, इसी ग्राउंड का हमें एक मैप प्रिपेयर करना है। क्या करना है, एक मैप प्रिपेयर करना है, क्लियर। एक मैप बनाना है, नक्शा बनाना है, यानी इतना बड़ा धरातल को हमें एक पेपर, एक सीट पर जो है सो दर्शा देना है, क्लियर। तो फिर क्या होगा, हम एक मैप बनाएंगे किसी खास पैमाना पर। ये मैप बन गया किसी खास पैमाना पर, इसी चीज का, इसी ग्राउंड का, ठीक है। ये क्या है, मैप है, क्लियर। तो किश्तवार में क्या होता है दोस्तों कि भाई ये जो मैप बनाने का काम है ना, वो होता है सर्वे का। ये पहला चरण है, पहला स्टेप है कि भाई जो ग्राउंड है आपका, जो धरातल है, उसके आधार पर किसी खास पैमाना पर हम क्या करें, एक नक्शा तैयार करें। अब ये नक्शा भाई किस तरह से तैयार होगा, तो मैंने जैसे यहां पर आपको बताने का प्रयास किया कि भाई चेन सर्वे से भी हो सकता है, प्लेन टेबल से भी हो सकता है, प्रिज्मेटिक कंपास से भी हो सकता है, टोटल स्टेशन से भी होता है, और भी तरह के मशीन है, लेकिन आपको विशेष रूप से इतने ही जानने हैं, क्लियर, इस कोर्स में। चलिए, तो ये हो गया तैयार करने का तरीका। तो ये जिस चरण में किया जाएगा वो पहला चरण होता है, उस पहला चरण को हम लोग कहते हैं किश्तवार, जो 100 अंक का होगा, क्लियर। दूसरा नंबर में आता है खानापुरी। खानापुरी ये होता है 50 अंक का। अब खानापुरी का मतलब ये खाने वाला पूरी नहीं समझ लेना है, ठीक है। खाना का मतलब हुआ आपका खाली स्थान, खाना का मतलब खाली स्थान, यानी ब्लैंक प्लेस, ओके। और पूरी का मतलब होता है पूरा करना। तो भाई जो एम्प्टी प्लेस है, जो खाली है, ठीक है, उसमें जब कुछ हम भरते हैं, उसको पूरा करते हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाता है खानापुरी। और ये सर्वे का दूसरा चरण है। जैसे मान के चलिए ग्राउंड था, इसका मैंने नक्शा तैयार कर दिया। अब भाई नक्शा भाई जिस तरह से प्लॉट था वो तो तैयार हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्लॉट नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हर प्लॉट का जो है हम क्या, एक खेसरा पंजी तैयार करेंगे। प्लॉट नंबर 1 है तो इसका रकबा कितना है, ठीक है, किस प्रकार का जमीन है, नहीं है, तो खेसरा पंजी तैयार होगा, खतियान तैयार होगा। तो हर फॉर्म जो खाली है, खानापुरी की प्रक्रिया में सब फॉर्म को भरा जाता है। साथ में नक्शा में जो प्लॉट तैयार हुआ है उसमें क्या किया जाता है, प्लॉट नंबर भरा जाता है, तो कहलाता है खानापुरी। तो ये सब सिखाएंगे हम, ठीक है। और ये जो है 50 नंबर का पूछा जाएगा, क्लियर। तीसरा नंबर में ये आता है चकबंदी। ये भी जो है आपका 50 नंबर का रहेगा। चकबंदी जो है ना, सर्वे का एक विशेष प्रक्रिया है, विशेष प्रक्रिया। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि भाई तीसरा चरण है। ये चकबंदी कहीं पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चकबंदी में होता क्या है, चक का मतलब होता है जमीन का छोटा छोटा टुकड़ा, ठीक है। अभी टेंशन आपको नहीं लेना, ये सब बारीकी से हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी बस केवल समझिए, ओके, बस समझिए मोटा मोटी कि क्या है, ओके। तो चक का मतलब होता है जमीन का छोटा छोटा टुकड़ा, और बंदी का मतलब होता है बंद करना, इकट्ठा करना, ठीक है, एक जगह जमा करना,
तो होता क्या दोस्तों, किसी एक व्यक्ति का जमीन जो है यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है, मतलब इस जगह भी पर था, इस जगह पर भी था, इस जगह पर, 3 जगह जमीन था। अब तीनों जगह जाकर के खेती बाड़ी करता था, बहुत परेशानी, कभी यहां जाओ, कभी वहां जाओ, कभी यहां जाओ। तो इस चकबंदी विशेष प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि भाई इन तीनों जमीन को जो है वैल्यू के आधार पर, रकबा के आधार पर इकट्ठा कर दिया जाता है। मतलब ये 3 जगह जो जमीन है उसको एक जगह कर दिया जाएगा। और यहां पर अब एक जगह करने के चक्कर में भाई इधर वाला आसपास का जमीन में ये आदमी चढ़ेगा, तो उसे, उस व्यक्ति को जो है कहीं और जगह पर इकट्ठा दिया जाएगा, ठीक है। यानी जो आपका अलग अलग जगह में जो जमीन था उसको इकट्ठा कर दिया जाता है, यानी अदला बदली करके। ओके, कुल मिलाकर के बात ये है, जमीन के वैल्यू के आधार पर, साथ में रकबा के आधार पर। तो इससे क्या होता है, छोटा छोटा चक जो है बड़ा में तब्दील हो जाता है। तो इसमें भी आपको चीजें आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बारीकी से इस पर चर्चा करेंगे जो 50 नंबर का होगा। क्लियर, चकबंदी प्रक्रिया। अब आता है दोस्तों चौथा नंबर में गणित। गणित ये रहेगा आपका 100 नंबर का। तो गणित के बिना यह अमीन का कोर्स पूरी अधूरा है। गणित जो है एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रकृति का भाषा है, और ये अमीन का काम जो है प्रकृति में ही रह करके करना है, ठीक है, नेचुरल वर्क है, ग्राउंड पर आप काम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई ऑफिस में ही सारा काम होता है। तो क्या है कि भाई गणित आपका जितना मजबूत रहेगा उतना अच्छा से आप नक्शा तैयार कर पाएंगे, ठीक है, पैमाना वगैरह में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, नापी जोखी में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बंटवारा करना है उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। तो गणित आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब गणित में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो गणित में बेसिकली जो है भाई बेसिक मैथ में जो है संख्या पद्धति के ऊपर चर्चा किया जाएगा, ठीक है, ज्योमेट्री के ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा किया जाएगा, क्षेत्रमिति आपको बारीकी से पढ़ाया जाएगा, बंटवारा आपको बारीकी से पढ़ाया जाएगा। तो जो जो आपको चाहिए अमीन के कोर्स में एक अमीन बनने के लिए वो आपको दिया जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर, तो ये हो गया गणित जो 100 नंबर का रहेगा। आगे आता है 5वां नंबर। 5वां नंबर में सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान ये भी रहेगा 100 नंबर का। अब ये सामान्य ज्ञान में क्या होगा भाई, 9-10 का जो ज्योग्राफी है, ठीक है, उसे आपको पढ़ना है। और इस सामान्य ज्ञान में भारतीय महापुरुष के विषय में आपको जो है सो पढ़ना है। भारत का जो नक्शा है, भारत के नक्शा में विभिन्न राज्यों की स्थिति कहाँ कहाँ पर है, आपके राज्य में कितने जिले हैं, हर जिले किस जगह पर सिचुएटेड है, कितने प्रखंड हैं, ठीक है। तो ये सब पूरा ज्योग्राफी का आपको जो है उसमें थोड़ा मास्टर करना पड़ेगा। क्लियर, तो होगा क्या कि भाई आप जमीन नापेंगे तो एकदम फीलिंग होगा, है कि नहीं, कि क्या है कि नहीं, हम कहाँ पर खड़ा हैं, तो वो चीज़ है। तो ये सब आपको जो है सामान्य ज्ञान में पढ़ने हैं। ये भी जो है आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। बाकी बात आप 9-10 वाला पढ़िएगा। मेन जो ये सब सिलेबस है वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान में आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्लियर। 6ठा नंबर, 6ठा नंबर में आता है फील्ड बुक। फील्ड बुक एवं प्रैक्टिकल। क्लियर। होता क्या है दोस्तों, जब नक्शा बनता है ना तो फील्ड बुक तैयार किया जाता है। भाई फील्ड बुक कैसे तैयार होता है, इसके लिए एक स्पेशल जो है सो यहाँ पर एक विषय रखा गया है, ठीक है, ताकि फील्ड बुक तैयार करने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर भाई प्रैक्टिकल वगैरह में जो है, ठीक है, जैसा आप परफॉर्म करेंगे वैसा आपको नंबर मिलेगा। तो इसमें भी जो है यहाँ पर 100 अंक का रहता है। तो आप देख सकते हैं 100 अंक किधर हो गया, 50, 100, 200 हुआ, 300, 400, 500, यानी कुल अगर देखा जाए कुल तो 500 अंक के जो है एग्जाम होंगे। क्लियर, कुल 500 अंक के एग्जाम होंगे। अब पासिंग मार्क्स कितना रहेगा, तो 100 में जो है 33 अंक कम से कम लाना जरूरी है, ठीक है, इससे ज़्यादा लाइए या इसी के बराबर, ठीक है। और 50 अगर अंक है तो वहाँ पर जो है 17 अंक आपको लाना है या फिर इसके ऊपर लाना है। ओके, तो ये पासिंग मार्क्स हो गया, ठीक है। तो ये 500 अंक के पूछ जाएंगे, इतने सारे यहाँ पर विषय हैं और इसी को आपको पढ़ना है। और इसी के अंदर जो है जितना भी है, चेन सर्वे है, प्लेन टेबल सर्वे है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे है, टोटल स्टेशन है, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखिए सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, ये एकदम क्लियरिटी रखता है। हाँ भाई हम पहले जो है किश्तवार पढ़ेंगे। हो सकता है कि भाई आपको पहले
गणित पढ़ा दिया जाए, क्योंकि गणित सीखना जरूरी है, तभी जो है आप भाई नक्शा बनाना, ठीक है, खाना पूरी चकबंदी ये सब में थोड़ा सा फीलिंग आएगा, ठीक है। फिर बंटवारा वगैरह बाद में बताएंगे, ओके। तो वो सब जो है किश्तवार के अंदर ही जो है सो क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो गणित हो सकता है कि आपको पहले पढ़ा दिया जाए, ठीक है, या गणित और किश्तवार को हम साथ में चलाएं, उसके लिए आपको टेंशन लेना है। जो भी आपको किश्तवार या गणित जो है वीडियो डाला जाएगा, आपको जो है सो बारीकी के साथ देखना है, आगे बढ़ते चलना है। क्लियर? चलिए, अब ये तो खैर क्लियर हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। किसके ऊपर? स्ट्रेटेजी। क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए? देखिए, सिंपल सी फंडा दोस्तों, आप हमारे इस कोर्स में जुड़े हैं तो सिंपल सी फंडा है कि आपको एक अमीन बनना है, एक बेहतर अमीन बनना है, एक निपुण अमीन बनना है, कुशल अमीन बनना है। तो ये बनने के लिए जो है ना, आपको मेहनत करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। आपको अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो उसके लिए आपको नॉलेज भरपूर होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फ़र्क है? कॉन्फिडेंस का मतलब हुआ भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, ये हुआ कॉन्फिडेंस। केवल मैं ही ये काम कर सकता हूँ, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस और दिस इज बैड। ये गलत बात है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कॉन्फिडेंस आपको लाना है, आत्मविश्वास लाना है, तो भाई आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है। क्या है कि प्रतिदिन, ठीक है, रेगुलर जो है, आपको ज्यादा समय हम नहीं मांग रहे हैं, 3 से 4 घंटा अगर इतना समय आप दे देते हैं रेगुलरली, ठीक है, इस कोर्स में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके प्रति, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो टेस्ट वगैरह होंगे उसमें आप थोड़ा तैयारी, जहां पर 3-4 घंटा है वहां पर 5-6 घंटा कर दीजिएगा। टेस्ट में आपको अटेम्प्ट करना है। रेगुलर का यहां पर हम बात कर रहे हैं। रेगुलर अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज भाई नहीं पढ़ पाए तो चलो भाई 3 घंटा एक दिन में हमको पढ़ना था, अब आज नहीं पढ़ पाए तो कल ही जो है एक ही बार में 6 घंटा पढ़ लेते हैं, या आज कल नहीं पढ़ पाए परसों जो है 9 घंटा पढ़ लेते हैं। वो वाला पढ़ाई काम नहीं करेगा। रेगुलरिटी चाहिए, जिसमें आप समय ज़्यादा देंगे, फोकस करेंगे, रेगुलर देंगे, उसमें आपका कमांड ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए, रेगुलर इतना घंटा आप किसमें देंगे, किसमें देंगे आखिरकार? देखिए, होता क्या है दोस्तों, अगर देखा जाए तो आप कोर्स, ऑनलाइन कोर्स में जुड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला तो काम है आपका वीडियो देखना, ठीक है। वीडियो देखना यानी कि आप जो है वीडियो को देखेंगे, कुल मिला करके वीडियो देखना, ये आपका पहली बात फॉलो होगा। वीडियो देखने के बाद क्या होगा कि भाई आप लिखेंगे भी, यानी जो मैं लिख रहा हूं उसको तो जरूर आप कॉपी में नोट कर रहे होंगे, क्लियर। तो वो लिखने वाला काम होगा। लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई जब आप नापी करने के लिए जाइएगा तो आपके पास आपका दिमाग रहेगा, आपके पास पेन रहेगा, आपके पास कॉपी रहेगा। कोई वहाँ पर दूसरा आदमी नहीं लिखने जाएगा, हम वहाँ पर लिखने नहीं आएंगे, आप ही लिखिएगा। तो ये सब भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लिख लिए आप, उसके बाद जो लिखे हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे? आप पढ़ेंगे, यानी पढ़ने वाला कार्यक्रम होगा अब, ओके। पढ़ना, लिखना के बाद क्या होता है? पढ़ना। और यही काम, लिखने पढ़ने वाला ही काम जो है ना, ये लिखना पढ़ना, ये बार बार रिपीट होते रहेगा। क्या होते रहेगा? रिपीट होते रहेगा। और वही जो 3-4 घंटा हम बोल रहे हैं, यही रिपीटिशन में आपको देना है, क्लियर। आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही रिपीटिशन, इसी को कहा जाता है रिवीजन। तो उसी रिवीजन में आपको 3-4 घंटा देना है, क्योंकि भाई आप वीडियो को कितना बार देखेंगे? एक बार देखेंगे, या हो सकता है 2 बार देख ले, या हो सकता है कि 3 बार देख ले, ये हो सकता है। ज्यादा बार तो नहीं देखेंगे। बाकी बात तो भाई आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, यानी कुल मिलाकर रिवीजन का काम होगा। और ये सब जितना आप ज्यादा करेंगे उतना बेहतर आपको जो है सीख मिलेगी, ठीक है, नॉलेज मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा। तो अगर नॉलेज गेन करना है तो भाई ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। रिवीजन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो नॉलेज गेन होगा। और नॉलेज आपका अगर
जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपका क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस। यानी कि नॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस। साथ में रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। जितना ज़्यादा रिवीजन उतना ज़्यादा नॉलेज, और जितना ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। तो ये चीज़ है। अल्टीमेटली भाई हमको कॉन्फिडेंस ही गेन करना है ना, कि जो हम काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी भाई हम काम करें, नक्शा बनाए हैं या नक्शा के आधार पर सीमांकन किए, हम एक बार बोल दिए तो बोल दिए, वो कोई काट नहीं सकता है। तो वो कॉन्फिडेंस हमको बिल्ड करना है। तो इस प्रक्रिया के तहत होगा, इस पर आपको मेन रूप से फोकस करना है, रिवीजन के ऊपर। रिवीजन करते रहना है, क्लियर। अब आप जिस तरह से सेट करते हैं रिवीजन करने का, वो आप अपना देख लीजिएगा, क्लियर। और ज़्यादा समय नहीं, 3-4 घंटा है ना, हम नहीं मांग रहे 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा, नहीं। बहुत लड़का तो 2 घंटा 1 घंटा लेक्चर देखने में और 1 घंटा भी रिवीजन करेंगे, 2 ही घंटा में काम चल जाएगा, जो थोड़ा तेज तरह है, क्लियर। बाकी 3-4 घंटा है ना, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, छोटा सिलेबस है इसका, ओके। आई मीन कोई बड़ा सिलेबस यहाँ पर नहीं है। चलिए खैर, अब दोस्तों देखिए, एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, कई लोग जो है ना गलती करते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम ग्राफ के माध्यम से आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर हम 2 ग्राफ बना रहे हैं, क्लियर। इधर है टाइम और इधर है ये कॉन्फिडेंस। एक यहाँ पर हम लेते हैं कॉन्फिडेंस और एक टाइम, दोनों सेम ग्राफ है, और यह है टाइम। टाइम के साथ आपको क्या मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके पास 0 नॉलेज होगा, कुछ तो होगा नॉलेज जमीन के विषय में, यानी थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस होगा। मान चलिए कॉन्फिडेंस के लेवल आपका इस जगह पर है, ये देखिए इस जगह पर, ठीक है। अब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। आप टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है क्या कर रहे हैं, आप थ्योरी पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करेंगे, ओके। तो होगा क्या, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक लड़का, यहाँ पर 2 लड़का का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक है यहाँ पर ए, ये ए का ग्राफ है, और एक है बी का ग्राफ। तो आपको ए बनना है कि बी बनना है, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा, ओके। ए का कॉन्फिडेंस अभी इस जगह पर था, ये कॉन्फिडेंस का है, ठीक है, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है टाइम के साथ जो थ्योरी प्रैक्टिकल आप कर रहे हो वो, ओके। अब देखिए थ्योरी में क्या है कि भाई ए जो है थोड़ा ध्यान देता है, मेहनत करता है, रेगुलर। वो भी जब रेगुलर करेगा तो कॉन्फिडेंस स्वाभाविक सी बात है कि बढ़ेगा। टाइम तो बढ़ ही रहा है क्योंकि मेहनत कर रहा है, समय भी बीत रहा है। कॉन्फिडेंस भी इसका देखिए कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, एकदम इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ेगा। और यहाँ पर ये जो बी है, इसका भी कॉन्फिडेंस ठीक था, समझ लेते हैं इससे ज़्यादा ही था कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत। लेकिन इसका रेगुलरिटी पर ध्यान नहीं है, ठीक है। वो क्या है कि एक बार जो है एकदम एक दिन में 15-20 घंटा पढ़ता है कॉन्फिडेंस यहाँ, उसके बाद फिर जो है 3-4 दिन जो है कहीं पर खेलने कूदने में चला जाता है, फिर जो है ऐसे ग्राफ ये अपना भगा रहा है, ऐसे, ठीक है। ये देखिए, अब इसके ग्राफ में और इसके ग्राफ में देखिए, इसका कॉन्फिडेंस कहाँ पहुंचा, इस लेवल तक। इसका कॉन्फिडेंस कहाँ पहुंचा है, इस लेवल तक। और ये थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं, ये थ्योरी तक। अब यहां पर देखिए प्रैक्टिकल तक तो आया ही नहीं, ये प्रैक्टिकल। अब देखिए ये जो है, ये जो इरेगुलर तरीका से कभी कम कभी ज्यादा, कभी कभी नेगेटिव में भी चला जाता था, पहले जितना कॉन्फिडेंस उससे भी नेगेटिव, तो वो है। अब क्या है कि ये दोनों बंदे आते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। अब ये तो भाई थ्योरी में तो अच्छा खासा मेहनत किया है, रेगुलर मेहनत किया है, कॉन्फिडेंस का तो भाई इस पिक पॉइंट यहां पर तो पहुंच गया है, ओके। अब प्रैक्टिकल करने जैसे ही ये बंदा आएगा, प्रैक्टिकल करेगा ना, तो इसका कॉन्फिडेंस कुछ इस तरह से भागेगा, देख रहे हैं, इस तरह से। और इसका कॉन्फिडेंस कैसे भागेगा, ये देखिए इस तरह से। देखिए इसका कॉन्फिडेंस का देखिए लेवल कहां जा रहा है, और इसका लेवल देखिए कहां जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भाई ये जो थ्योरी पोर्शन है उसमें अगर आप मेहनत कर लिए, कॉन्फिडेंस को यहां तक ले आए, तो भाई प्रैक्टिकल करने आइएगा ना, तो इस तरह से एकदम तीर जैसा भागेगा, एकदम रियल बता रहे हैं। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे थ्योरी में मेहनत नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिकल में जो है आपका कुछ इसी तरह से हिसाब किताब होने वाला है। कॉन्फिडेंस रहेगा लेकिन वैसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो भाई आपको कैसा रिजल्ट चाहिए प्रैक्टिकल के समय में, वो आप अभी डिसाइड कर ले। ए के जैसा चाहिए या बी के जैसा चाहिए, वो आपके ऊपर है, हम आप ही के ऊपर छोड़ देते हैं। बाकी तो मैंने बता दिया है।
हम तो आपको सलाह ही देंगे कि भाई आप एक की तरह बनने का प्रयास करें, थ्योरी को आप मजबूत करें, ये प्रैक्टिकल में कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि भाई आप मतलब खुद पर विश्वास नहीं कर पाइएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब खुद डिसाइड आप कर लीजिए। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने यहाँ पर जो है अमीन के ऊपर चर्चा किया कि अमीन किसे कहते हैं, कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदुएं थी उसके ऊपर मैंने बात किया, सिलेबस के ऊपर बात किया, साथ में स्ट्रेटेजी के ऊपर बात किया, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद जरूर पड़ा होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।